तो हेलो मेरे छात्रों मित्रों विद्यार्थियों। अब हम जो नेक्स्ट टॉपिक शुरू करने वाले हैं वो एक अपने आप में पूरा सेक्शन है जिसको हम बोलते हैं रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इस रिप्रोडक्टिव सिस्टम में अप्रोक्सीमेटली 15 चैप्टर्स हैं सेमुलिंगम के अंदर। अलग अलग वॉल्यूम में कम ज़्यादा हो सकते हैं, लेकिन अप्रोक्सीमेटली 15 टॉपिक्स में इस पूरे सेक्शन को ख़त्म किया गया है। तो आज मैं शुरू करता हूँ अपना फर्स्ट चैप्टर मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का इंट्रोडक्शन से रिलेटेड। तो यहाँ पे पहले हम देखते हैं कि इसमें हमें क्या क्या बताया गया है इस चैप्टर में। तो बेसिकली ये इंट्रोडक्शन से शुरू होता है, फिर ये फंक्शनल एनाटॉमी ऑफ टेस्टिस के बारे में बात करेगा, जिसमें हम उसकी कवरिंग, उसके इंटरनल टिश्यू या पेरेन्काइमा और उसकी डक्ट जिसको सेमिनिफेरस ट्यूबल कहते हैं उसके बारे में बात करेंगे। फिर हम फंक्शंस ऑफ टेस्टिस देखेंगे। इसमें हमें पता है कि दो मेजर कैटेगरी में हम टेस्टिस के फंक्शन को पढ़ेंगे। जो फर्स्ट कैटेगरी वो है गैमेटोजेनिक फंक्शन ऑफ टेस्टिस और दूसरी है एंडोक्राइन फंक्शन ऑफ द टेस्टिस। गैमेटोजेनिस में फिर हम बेसिकली स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस को डिटेल में पढ़ेंगे, उसकी स्टेजेस और वो कौन कौन से फैक्टर हैं जो स्पर्मेटोजेनेसिस को अफेक्ट करते हैं। एंडोक्राइन में हम पढ़ेंगे कि कौन से हार्मोन टेस्टिस सीक्रेट करता है, लाइफ के डिफरेंट पार्ट में टेस्टोस्टेरोन किस तरीके से सीक्रेट होता है, टेस्टोस्टेरोन का फंक्शन क्या है, मोड ऑफ एक्शन क्या है, रेगुलेशन कैसे होता है टेस्टोस्टेरोन का, एनाबॉलिक स्टीरॉयड क्या होता है, प्रोडक्शन ऑफ फीमेल सेक्स हार्मोन इन मेल, यानी कौन कौन से फीमेल सेक्स हार्मोन मेल के अंदर भी मिलते हैं। फिर बाद में एक छोटा सा टॉपिक है जो डिस्कस करेंगे मेल एंड्रोपॉज या क्लाइमेट्रिक, और उसके बाद बात करेंगे अप्लाइड फिजियोलॉजी पर। अप्लाइड फिजियोलॉजी में रिमूवल ऑफ टेस्टिस या कह सकते हैं एक्सटिर्पेशन ऑफ द टेस्टिस या कास्ट्रेशन, हाइपरगोनेडिज्म इन मेल, हाइपोगोनेडिज्म इन मेल, और लास्ट में एक्सेसरी सेक्स ऑर्गन के बारे में डिस्कशन किया गया है। क्लियर? तो चलिए शुरू करते हैं इंट्रोडक्शन के साथ। अब यहाँ पे देखिए कि रिप्रोडक्टिव सिस्टम का मेन काम है स्पीशीज की कंटिन्यूटी को बढ़ाना। ठीक है, यानी हर एक स्पीशीज अपनी आगे की जनरेशन को बढ़ाना चाहती है, और इस काम को करने के लिए उसे एक सिस्टम की जरूरत पड़ती है जिसके थ्रू एक नया इंडिविजुअल प्रोड्यूस कर सके। उसी को हम बोलते हैं रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हम बेसिकली गोनेट्स, जो कि हमारे प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं, और ये ऑर्गन गैमेट प्रोड्यूस करते हैं, इसके बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, तो मेल्स में जो है वो अगर आप देखेंगे तो अ पेयर ऑफ टेस्टिस, ठीक है, ये टेस्टिस में देखिए पेयर ऑफ टेस्टिस, यहाँ ई एस है और यहाँ आई एस है, यानी सिंगल टेस्टिस के लिए आप कौन सा वर्ड यूज करेंगे, टी एस टी आई एस, और डबल के लिए टी ई एस टी ई एस टी ई एस। ओके, तो ई प्लूरल को बता रहा है और आई सिंगुलर को। ठीक है, और यहाँ से क्या बनता है अपना स्पर्म बनते हैं मेल में। फीमेल के पास एक पेयर ऑफ ओवरीज होती है। ठीक है, पेयर ऑफ ओवरी में क्या है जो क्या बनाएगा, ओवम, या फीमेल के केस में उसको एग भी बोल सकते हैं। क्लियर? तो इस सिस्टम का मेन काम ही यही है, स्पर्म और ओवा को प्रोड्यूस करना। अब देखिए नॉर्मली अगर आप देखते हैं ज़्यादातर एनिमल्स में इंक्लूडिंग ह्यूमंस या तो डेफिनेट मेल होता है या डेफिनेट फीमेल होती है, लेकिन कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे भी होते हैं जैसे अर्थवर्म और स्नेल, दोनों सेक्सेस एक ही ऑर्गेनिज्म की बॉडी में प्रेजेंट होते हैं। इस कंडीशन को हम हर्मोफ्रोडाइटिस कहते हैं। क्लियर? ह्यूमन और ज़्यादातर हायर एनिमल्स में रिप्रोडक्शन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू होता है, थ्रू यानी मेटिंग के बाद ऑफ स्प्रिंग प्रोड्यूस होता है। लेकिन कुछ स्पीशीज में जैसे कि इंसेक्ट, बिना मेटिंग के भी ऑफ स्प्रिंग प्रोड्यूस किया जा सकता है। ठीक है, यानी इंसेक्ट में जरूरी नहीं है मेटिंग हो या सेक्सुअल इंटरकोर्स हो, उसके बिना भी नया इंडिविजुअल बन सकता है। ठीक है, अब हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को हम समझते हैं इसमें क्या है। तो देखिए हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के बारे में यहाँ सेमुलिंगम में लिखा हुआ है कि रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को ब्रॉडली दो ग्रुप में डिवाइड किया गया है। एक है प्राइमरी सेक्स ऑर्गन और दूसरा है एक्सेसरी सेक्स ऑर्गन। अब पहले बात करते हैं प्राइमरी सेक्स ऑर्गन क्या है। तो देखिए प्राइमरी सेक्स ऑर्गन बेसिकली मेल्स में टेस्टिस होते हैं, है ना, या जिनको गोनैड्स भी बोलते हैं। ये स्पर्म का प्रोडक्शन करते हैं और मेल रिप्रोडक्टिव फंक्शन के लिए एसेंशियल होते हैं। एक्सेसरी सेक्स ऑर्गन की बात करूँ अगर मेल के केस में, तो इनका काम है बेसिकली, इनका काम क्या है, ये ऐसे ऑर्गन है जो स्पर्म के ट्रांसपोर्ट के लिए, उसके नरिशमेंट के लिए, उसके सर्वाइवल में मदद करते हैं और उससे फीमेल बॉडी में पहुंचाने में हेल्प करते हैं। ठीक है, तो ट्रांसपोर्टेशन हो गया, नरिशमेंट हो गया, सर्वाइवल हो गया। तो इसमें चार मेनली हम यहाँ पर दिए गए हैं, सेमाइनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड, उसके बाद आपका यूरेथ्रा और पेनिस। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो ना? इसके अलावा एक और तरीका है जिसके थ्रू हम जेनाइटल्स को बांट सकते हैं। तो रिप्रोडक्टिव को एक और तरीके से क्लासीफाई कैसे किया गया है कि एक्सटर्नल जेनेटेलिया या इंटरनल जेनेटेलिया के तौर पे। ठीक है, तो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जनरली क्लासिफाइड इनटू एक्सटर्नल एंड इंटरनल। ठीक, तो देखिए एक्सटर्नल जेनाइटल में कौन कौन आएगा जो एक्सटर्नली विजिबल है हमारी आंखों से।
तो मेल के केस में स्क्रोटम होता है, पेनिस होता है और यूरेथ्रा होता है, ठीक है। और बाकी सब कुछ स्किन के अंदर और बॉडी के अंदर होगा, पेल्विक रीजन में, तो वो सब क्या है, इंटरनल जेनेटेलिया। तो जैसे कि इंटरनल जेनेटेलिया में कौन आ गए, टेस्टिस हो गए क्योंकि वो स्क्रोटम के अंदर है, सेमाइनल वेसिकल हो गए, प्रोस्टेट ग्लैंड हो गए, ठीक है, इजैकुलेटरी डक्ट हो गया। ये सारे के सारे स्ट्रक्चर कैसे हो गए हमारे, ये इंटरनली प्रेजेंट है, इसलिए ये किस में आएंगे, इंटरनल जेनाइटल्स में। अब हम बात करेंगे फंक्शनल एनाटॉमी ऑफ टेस्टिस की। फंक्शनल एनाटॉमी ऑफ टेस्टिस में हम देखेंगे कि टेस्टिस मेल्स का प्राइमरी सेक्स ऑर्गन या गोनेड्स होते हैं। लगभग सभी स्पीशीज में 2 टेस्टिस होते हैं, लगभग सभी स्पीशीज में 2 टेस्टिस होते हैं, है ना। और ह्यूमन बीइंग में भी 2 टेस्टिस ही प्रेजेंट होते हैं, जो ओवर्ड या वॉलनट शेप के होते हैं। और इनकी अगर मैं लोकेशन की बात करूं तो ये दोनों टेस्टिस एक सैक लाइक स्ट्रक्चर में, जिसको हम स्क्रोटम कहते हैं, उसमें प्रेजेंट होते हैं। और ये स्क्रोटम कुछ नहीं है, ये एक स्किन का पाउच लाइक स्ट्रक्चर है जो एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल के एक्सटेंशन से बना है, ठीक है। स्क्रोटम का काम है टेस्टिस को प्रोटेक्ट करना और उसके टेम्परेचर को बॉडी टेम्परेचर से थोड़ा कम रखना, जो स्पर्म प्रोडक्शन के लिए एक ज़रूरी स्टेप है। अब हर एक टेस्टिस के मेजरमेंट्स की मैं बात करूं तो इसमें वेट होता है करीब करीब 15 to 19 ग्राम, और साइज की मैं बात करूं तो लेंथ होती है 5 सेंटीमीटर और विड्थ होती है 3 सेंटीमीटर। क्लियर। हर एक टेस्टिस के अंदर लगभग 900 कॉइल्ड ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, जिनको हम बोलते हैं सेमिनिफेरस ट्यूबल। और इन सेमिनिफेरस ट्यूबल्स के अंदर ही बनते हैं हमारे स्पर्म। आगे जाकर ये सेमिनिफेरस ट्यूबल कंटिन्यू करते हैं एक और नई ट्यूब में, जिसका नाम है वास इफ्रेंस। और ये सारी वास इफ्रेंस मिलकर बनती हैं एक नया स्ट्रक्चर, बड़ी ट्यूब, जिसको बोलते हैं एपिडिडाइमिस। एपिडिडाइमिस आगे जाके कंटिन्यू करता है वास डिफरेंस में। और वास डिफरेंस को और भी नामों से हम जान सकते हैं, जैसे वास डिफरेंस के अदर नाम क्या क्या है, डक्टस डिफरेंस, स्पर्मेटिक डिफरेंस या स्पर्म डक्ट, ये इसके कुछ अलग नाम हैं। अब स्क्रोटम में अगर देखा जाए तो एपिडिडाइमिस से निकलकर वास डिफरेंस हर साइड पर ऊपर की तरफ जाता है और इंग्वाइनल कैनाल के थ्रू एब्डोमिनल कैविटी में एंटर करता है। ये इसकी पैसेज हो गई, ठीक है। अब क्या होगा, वास डिफरेंस का जो टर्मिनल पोर्शन होता है उसको हम एम्प्यूला कहते हैं। हर साइड का एम्प्यूला वास डिफरेंस, एम्प्यूला ऑफ वास डिफरेंस उसी साइड के सेमाइनल वेसिकल के डक्ट के साथ मिलकर एक डक्ट बनाएगा छोटी सी, जिसका नाम है इजैकुलेटरी डक्ट। तो इस तरीके से हर एक साइड से एक एक इजैकुलेटरी डक्ट आएगी, तो टोटल इजैकुलेटरी डक्ट कितनी हो गई, 2। हर एक डक्ट अपनी साइड के वास डिफरेंस से स्पर्म और सेमाइनल वेसिकल से सेमाइनल फ्लूइड रिसीव करता है, और ये दोनों इजैकुलेटरी डक्ट आगे जाकर सिंगल इजैकुलेटरी डक्ट बनाते हैं, ठीक है। दोनों इजैकुलेटरी डक्ट मिलकर क्या बनाते हैं, सिंगल इजैकुलेटरी डक्ट बनाते हैं। और ये सिंगल इजैकुलेटरी डक्ट ओपन होती है सिंगल यूरेथ्रा में, यानी दोनों तरफ से, इधर से एक इजैकुलेटरी डक्ट, इधर से एक इजैकुलेटरी डक्ट, और बीच में ये यूरिनरी ब्लैडर से क्या आ रहा है, ये यूरिनरी ब्लैडर है, इससे क्या है, यूरेथ्रा। तो ये अपनी अपनी साइड से ओपन होती है। तो क्लियर है यहाँ पर, सिक्रीशन ऑफ सेमाइनल वेसिकल साइड बोथ द इजैकुलेटरी डक्ट एम्प्टीड इन द सिंगल यूरेथ्रा। तो यूरेथ्रा जो है वो कैसी है, सिंगल ट्यूब है। एक्चुअली इजैकुलेटरी डक्ट ओपन्स इनटू द प्रोस्टेटिक पार्ट ऑफ द यूरेथ्रा। तो यहाँ यूरेथ्रा को भी 3 पार्ट में बांटा गया है, क्लियर। यानी ये पोर्शन, ये पोर्शन, तो इसको बोलते हैं, जो यूरिनरी ब्लैडर के बेस पे उसको बोलते हैं प्रोस्टेट, क्योंकि इसके आसपास कौन सी ग्लैंड है, प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा। फिर आपका मेम्ब्रेनस, और जो इससे आगे वाला है उसको बोलते हैं पिनाइल यूरेथ्रा या स्पॉन्जी यूरेथ्रा। ये यूरेथ्रा की जब हम डिटेल पढ़ेंगे उसमें हमें पता चलेगा, क्लियर। अभी के बस नाम याद रखें कि ये कौन सी जगह पर ओपन होती हैं दोनों इजैकुलेटरी डक्ट, प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा में, क्लियर। अब हम बात करते हैं प्रोटेक्टिव कवरिंग टेस्टिस की, ठीक है। तो यहाँ पे जो नेक्स्ट टॉपिक दिया गया है आपके बुक में, उसका नाम है कवरिंग ऑफ टेस्टिस। कवरिंग को हम बेसिकली प्रोटेक्टिव कवरिंग मानते हैं, क्योंकि ये हमारे टेस्टिस को बचा कर रखता है एक्सटर्नल शॉक या इंजरी से। तो 3 लाइन है, ट्यूनिका वेस्कुलोसा की लेयर, फिर ट्यूनिका एल्बुजिनिया, और तीसरी है ट्यूनिका वेजाइनलिस। पहले बात बताता हूँ आपके वेस्कुलोसा क्या है। देखिए, ट्यूनिका वेस्कुलोसा जो है वो इनरमोस्ट कवरिंग है, यानी सबसे अंदर वाली लेयर है। और जाहिर सी बात है, ये सीधा का सीधा डायरेक्टली कॉन्टेक्ट में रहेगी किसके, टेस्टिकुलर टिश्यू के, ठीक है। ये कनेक्टिव टिश्यू की बनी हुई होती है और बहुत ही अच्छी ब्लड सप्लाई के साथ प्रेजेंट होती है, जो टेस्टिस को प्रॉपर ब्लड सप्लाई मिलती है। फिर है ट्यूनिका एल्बुजिनिया, ये मिडिल लेयर होती है, ये भी कनेक्टिव टिश्यू की बनी होती है, लेकिन इसका टाइप कौन सा है, डेंस फाइब्रस कैप्सूल। इसका मेन काम है टेस्टिस को एक पर्टिकुलर शेप और स्ट्रेंथ प्रोवाइड करना। फिर आती है आपकी ट्यूनिका वेजाइनलिस। ये कैसी है, ये एक सबसे आउटर मोस्ट या सबसे बाहर वाली कवरिंग है, जो किसकी बनी होती है, मीजोथीलियम की, ठीक है। किसकी बनी होती है, मीजोथीलियम की। और ये अपने आप में 2 लेयर्स में अरेंज होती है। सबसे बाहर वाली को बोलते हैं
पैराइटल लेयर और अंदर वाली को बोलते हैं विसरल लेयर। और ये दोनों लेयर एक दूसरे पर ग्लाइड करती हैं जिससे कि टेस्टिस का फ्री मूवमेंट हो सके, है ना। ट्यूनिका वेजालिनिस की विसरल लेयर जो है वो ट्यूनिका एल्बुजिनिया से चिपकी हुई रहेगी, और जो पैराइटल लेयर है वो स्क्रोटम की इनर सरफेस से चिपकी रहेगी, ठीक है। और ये दोनों लेयर की वजह से दोनों ही लेयर एक दूसरे पर ग्लाइड करती हैं। अच्छा, लेकिन एक बात याद रखनी है यहाँ पर इंपॉर्टेंट कि एंटीरियर और लेटरल सरफेस ऑफ टेस्टिस इज कवर्ड बाय ऑल द 3 लेयर, बट द पोस्टीरियर सरफेस इज कवर्ड बाय ट्यूनिका एल्बुजिनिया ओनली। ये इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। तो ये जो लेयर्स हैं, अगर कोई पूछे कंप्लीट लेयर कौन बना रहा है, तो एंटीरियर और लेटरल सरफेस पर तीनों लेयर्स मिलेंगी आपको, है ना, लेकिन पोस्टीरियर सरफेस पर केवल और केवल ट्यूनिका एल्बुजिनिया मिलेगी। क्लियर। अब बात करते हैं इंटरनल टिश्यू ऑफ टेस्टिस की, यानी जब हम टेस्टिस का क्रॉस सेक्शन निकाल के देखते हैं तो अंदर से उसमें कौन कौन से टिश्यू अरेंज है और किस किस पैटर्न में अरेंज है वो देखते हैं। तो जब हम इसको कट करते हैं, ठीक है, ये टेस्टिस है मान लीजिए, और हमने इसको कट करके देखा टेस्टिस को, तो ये ओवल बॉल शेप्ड स्ट्रक्चर है, तो अंदर ये ऐसा दिखेगा, और इसके अंदर क्या दिखेंगे, कंपार्टमेंट, है ना। इन्हीं को बोला गया है लोब्यूल ऑफ टेस्टिस, और इन्हीं कंपार्टमेंट के अंदर रहती है ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जिसको हम बोलते हैं सेमिनिफेरस ट्यूबल। क्लियर। पहले मैं लोब्यूल्स के बारे में डिस्कस करता हूँ। तो देखिए, अगर मैं लोब्यूल की बात करें तो टेस्टिस के पोस्टीरियर सरफेस पर ट्यूनिका एल्बुजिनिया थोड़ी सी थिक हो जाती है, जिसे हम मीडियास्ट्रम टेस्टिस कहते हैं, ठीक है। पोस्टीरियर सरफेस पर केवल एक ही लेयर थी ट्यूनिका एल्बुजिनिया, और इसी को हमने क्या बोला, मीडियास्ट्रम टेस्टिस। इसी मीडियास्ट्रम टेस्टिस से कनेक्टिव टिश्यू सेप्टा निकलते हैं जिन्हें सेप्ट्यूल टेस्टिस कहते हैं। अब ये सेप्ट्यूल टेस्टिस टेस्टिस के अंदर रेडिएट होते हैं और डिफरेंट पॉइंट पर ट्यूनिका एल्बुजिनिया से जुड़ जाते हैं। क्लियर। और इस अरेंजमेंट की वजह से टेस्टिस के अंदर कई पिरामिडल लोब्यूल्स बन जाते हैं। इन लोब्यूल्स का बेस बाहर की तरफ यानी पेरिफेरी की तरफ होता है और अपेक्स मीडियास्टिनम की तरफ होता है। सेप्ट्यूला टेस्टिस कंप्लीट पार्टीशन नहीं बनाते। एक बात और याद रखनी है, इसलिए टेस्टिस के लोब्यूल्स कई जगह से एक दूसरे से एनास्टोमोसिस या एक नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर बना के रखते हैं। हर एक टेस्टिस में लगभग 200 से 300 लोब्यूल होते हैं। क्लियर। 200 से 300 लोब्यूल। कहने का मतलब ये है कि अगर मैं यहाँ पर आपको बना के दिखाऊं तो ये टेस्टिस है, और मान लीजिए ये है बैक वाली, ये एंटीरियर सरफेस है और ये पोस्टीरियर। यहाँ पे ये कौन सी, ये जो टिश्यू है इसका नाम क्या है, ट्यूनिका एल्बुजिनिया, ठीक है। इस ट्यूनिका एल्बुजिनिया से क्या बने, ये। तो जो बेस था पिरामिड का वो किधर है, बाहर की तरफ है, और अपेक्स किस तरफ है, ट्यूनिका एल्बुजिनिया की तरफ। इसी ट्यूनिका एल्बुजिनिया में अंदर की तरफ मिलेंगी हमको क्या, हाईली कॉइल्ड सेमिनिफेरस ट्यूबल, ठीक है। अब इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये जो गैप है ये कहीं कहीं से टूटा हुआ है, इसीलिए ये कंटिन्यूअस नहीं है, यही बताया है इसमें, ठीक है। देखो यहाँ पर लिखा है ना कि सेप्ट्यूल डू नॉट फॉर्म कंप्लीट पार्टीशन, सो द लोब्यूल ऑफ टेस्टिस एनास्टोमोसिस विद वन अनदर एट मेनी प्लेसेस, ठीक है। अगला जो स्ट्रक्चर है जो इस लोब्यूल के अंदर रहता है उसका नाम है सेमिनिफेरस ट्यूबल। तो आपको पता है ईच लोब्यूल यानी हर एक लोब्यूल के अंदर एक से लेकर मैक्सिमम 4 कॉइल्ड ट्यूब होती हैं जिन्हें हम सेमिनिफेरस ट्यूबल कहते हैं। ये ट्यूबल इंटरलोब्यूलर कनेक्टिव टिश्यू से सराउंड होती हैं और सपोर्ट भी करती हैं, ठीक है। ये ट्यूब्स किसके से, इंटरलोब्यूलर टिश्यू से सराउंड रहती हैं और सपोर्टेड भी रहती हैं, ठीक है। और सेमिनिफेरस ट्यूबल जो है वो ब्लंटली एंड नहीं होती, ये ब्लाइंड एंड पर खत्म नहीं होती, बाकी सिंगल, डबल या ट्रिपल आर्चेस बनाती हुई एक आर्च के लिम्ब सेम लोब्यूल में नहीं होते। सेमिनिफेरस ट्यूबल के बाकी डिटेल आगे एक्सप्लेन की जाएगी, है ना। तो बेसिकली है क्या, कहने का मतलब, इस लाइन का मतलब क्या है इसको समझिए। ये जैसे मान लीजिए ये हो गया क्या, लोब्यूल। तो अब ये आउटर इसकी कब, ये हो गई हमारी सेमिनिफेरस ट्यूबल। अब ये इसके अंदर घूम रही है, तो ये किस तरीके से देखेगी, ऐसे, मतलब इसकी सिंगल ओपनिंग बाहर है लेकिन जो वॉल है वो 2 लेयर्स में यहाँ पर ऐसे ऐसे अरेंज हो चुकी है, लेकिन इसका एग्जिट पॉइंट है, यानी ये ट्यूब ऐसे गई और ऐसे घूम कर आके इसी में फ्यूज हो गई। तो ये कैसे, ब्लंट एंड नहीं है, ब्लंट एंड का मतलब ऐसे ही है, इधर से जाती है और इधर खुलती है ना, लेकिन ये जहाँ से गई और वहीं आकर खुली है। ऊपर से ये हाईली कोल्ड है तो दूसरे वाले कंपार्टमेंट में भी ऐसे जा सकती है, ठीक है। तो इसीलिए ये केवल जरूरी नहीं अपने लोब्यूल में रहे, ये साइड वाले लोब्यूल में भी ट्रेवल कर सकती है ना। मान लीजिए जैसे ये स्ट्रक्चर बनाया, ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, लोब्यूल। अब इसके अंदर ये हो गई
ये ट्यूब, तो हो सकता है ये हाईली कॉइल्ड ट्यूब इस वाले कंपार्टमेंट में भी चली जाए या इस वाले में भी चली जाए, यही बताया गया है। ठीक है, फिर से एक बार देख लेते हैं जिससे कंफ्यूजन खत्म हो जाए। देखिए, seminiferous tubule do not end bluntly but forms a single, double or triple arch, single, double or triple arch and limbs of an arch not in the same lobule। एक अपने वाले लोब्यूल में नहीं है, आसपास वाले लोब्यूल में भी ये हमको ट्रांसफर होती हुई दिखेगी, क्योंकि जो पार्टीशन था ये परफेक्ट पार्टीशन नहीं था। क्लियर? चलिए, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, ये इस डायग्राम में दिखा है ना, सेप्टम टेस्टिस परफेक्ट नहीं है, लोब्यूल और लेकिन जो पार्टीशन है वो परफेक्ट नहीं है। क्लियर? इसके बाद जो हमारी सेमिनिफेरस ट्यूबल है, जब वो बाहर निकलेगी तो वो क्या बनाएगी? रीटी टेस्टिस। तो रीटी टेस्टिस एक थिन वॉल्ड चैनल का नेटवर्क है जो मीडियास्टिनम टेस्टिन में प्रेजेंट होता है, और सभी सेमिनिफेरस ट्यूबल रीटी टेस्टिस में ही ओपन होते हैं। क्लियर? ये कॉमन नेटवर्क या जाल लाइक सिस्टम है, मतलब हर एक देखो टोटल लोब्यूल कितने थे? 300 के 250 to 300, और हर एक के अंदर मैक्सिमम कितने थे? 1 से लेकर 4। तो टोटल अगर मैं सेमिनिफेरस ट्यूबल की बात करूँ तो 900 to 1000 अप्रोक्सीमेटली बैठेंगे, 1200 तक भी बैठ सकते हैं। अब ये सारे ट्यूब एक जगह पर पीछे की तरफ ओपन होंगे, उस एरिया में एक जाली नुमा स्ट्रक्चर बना देंगे जिसको हम बोलते हैं रीटी टेस्टिस। अगला स्ट्रक्चर है वास इफरेंस। वास इफरेंस क्या है? जो रीटी टेस्टिस हैं उनमें से 8 से लेकर 15 छोटी छोटी ट्यूब्स निकलती हैं जिनको हम वास इफरेंस कहते हैं। ये वास इफरेंस आपस में जुड़कर एपिडिडाइमिस के हेड रीजन में ओपन होती है और फिर मिलकर बनाते हैं डक्ट ऑफ एपिडिडाइमिस। क्या बनाते हैं? डक्ट ऑफ एपिडिडाइमिस। क्लियर? इसके बाद अगला स्ट्रक्चर आता है एपिडिडाइमिस। तो डक्ट ऑफ एपिडिडाइमिस जो है वो ये बहुत ही ज्यादा कॉन्वोलेटेड या घुमावदार ट्यूब होती है जिसकी लेंथ लगभग कितनी होती है? इसकी लेंथ लगभग होती है 4 मीटर। भाई ये तो शुरू होते ही खत्म हो गया यार। ये हेड से शुरू होती है और जहां पर वाश डिफरेंस एम्प्टी होता है वहां पर जाकर खत्म होती है। ठीक है, इट बिगिंस एट हेड वेयर इट रिसीव वाश डिफरेंस। फिर जहां से ये कॉइलिंग वाला काम, मतलब ये हाईली कॉइल्ड ट्यूब है, जब ये स्ट्रेट हो जाएगी तब इसको मैं बोलूंगा वाश डिफरेंस। तो एट द कॉर्डल पोल ऑफ टेस्टिस, है ना, यानी टेस्टिस का जो कॉर्डल पोल है वहां पर एपिडिडाइमिस तेज एंगल पर मुड़ जाता है और वाश डिफरेंस के रूप में कंटिन्यू करता है। ठीक है, ये बात याद रखनी है। यहाँ पर एपिडिडाइमिस और वाश डिफरेंस के बीच का कोई क्लियर डिमार्केशन नहीं होता। फिर भी जनरली एनाटॉमी की बुक बोलती हैं कि जब तक ये हाईली कॉइल्ड ट्यूब है तब तक इसको हम बोलेंगे एपिडिडाइमिस, और जब ये एकदम स्ट्रेट कॉइल होकर ऐसे ऊपर की तरफ आ जाए, स्ट्रेट ट्यूब विदाउट कॉइलिंग, तो इसको बोलेंगे वाश डिफरेंस। क्लियर? तो ये पैटर्न है। इसके बाद यहाँ पे इंटरस्टिशियल सेल्स भी देखने को मिलेंगे लोब्यूल के अंदर, ट्यूब के अंदर नहीं। ठीक है, ट्यूब किसके अंदर रखी है? लोब्स के अंदर, लोब्यूल के अंदर। तो लोब्यूल और ट्यूब के बीच का जो स्पेस है उसको बोलते हैं इंटरस्टिशियल सेल, है ना, इंटरस्टिशियल स्पेस। तो यहाँ पर जो सेल मिलते हैं उनको बोलते हैं इंटरस्टिशियल सेल और लीडिंग सेल। इन्हीं से हार्मोन निकलता है हमारा कौन सा? टेस्टोस्टेरोन। ठीक है, मेल सेक्स हार्मोन टेस्टोस्टेरोन। तो ये इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मान लीजिए मैंने किसी लोब्यूल का क्रॉस सेक्शन निकाला, मान लीजिए ये लोब का क्रॉस सेक्शन हमने निकाला ऐसे, तो ये सेंटर में क्या दिखेंगे? ट्यूब्स दिखेंगे, क्योंकि इसमें ऐसे ऐसे पड़ी है ना ये दोनों, तो ये ट्यूब दिखेंगे। और ये हो गया लोब की वॉल, लोब्यूल की वॉल, और ये हो गई सेमनी। अब इस बीच के स्पेस में जो टिश्यू भरा रहता है उसी में मिलते हैं आपको इंटरस्टिशियल सेल। ये क्रॉस सेक्शन में दिख रहा है आपको। ठीक है, तो कुल मिला के स्पर्म बनते कहाँ हैं? सेमिनिफेरस ट्यूबल में, फिर कहाँ आते हैं? रीटी टेस्टिस में, फिर कहाँ आते हैं? वाश डिफरेंस में, फिर हेड ऑफ एपिडिडाइमिस, फिर डक्ट ऑफ एपिडिडाइमिस से वाश डिफरेंस। वाश डिफरेंस का जो एक्सपेंडेड या फैला हुआ पार्ट वो है एम्प्यूला। ठीक है, एम्प्यूला में कौन जुड़ता है? सेमाइनल वेसिकल की ट्यूब जुड़ती है। तो सेमाइनल वेसिकल और वाश डिफरेंस का एंड मिलकर बनता है एजेकुलेटरी डक्ट, और वो फाइनली यूरेथ्रा में किसको रिलीज कराता है? स्पर्म को। तो ये हमारे स्पर्म का पैसेज हो गया। अब बात करते हैं सेमिनिफेरस ट्यूबल की। तो हमारी जो सेमिनिफेरस ट्यूबल होते हैं वो थ्रेड लाइक कॉन्वोलेटेड ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होते हैं जिनके अंदर स्पर्मेटोजोआ प्रोड्यूस होता है। ये अप्रोक्सीमेटली 400 से 600 होती हैं ईच टेस्टिस में, और मैं हर एक ट्यूबल की बात करूं तो ये करीब 30 से 70 सेंटीमीटर लॉन्ग और करीब 150 to 300 माइक्रोन इसका डायमीटर होता है। अगर मैं क्रॉस सेक्शन निकालूं तो इसकी वॉल 3 लेयर्स में अरेंज रहेगी। सबसे आउटर मोस्ट कैप्सूल, या जिसको मैं बोलता हूँ ट्यूनिका प्रोप्रिया, ये फाइब्रो इलास्टिक कनेक्टिव टिश्यू से बना रहता है। इसके बाद होती है थिन होमोजेनस बेसमेंट मेम्ब्रेन, जो किसको सपोर्ट करेगी? सबसे अंदर वाली लेयर जिसको मैं बोलता हूँ कॉम्प्लेक्स स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम।
इस स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम में बेसिकली दो टाइप के सेल होते हैं। पहली कैटेगरी को स्पर्मेटोजेनिक सेल या जर्म सेल कहते हैं और दूसरी सेल कैटेगरी को सर्टोली सेल, सपोर्टिंग सेल या नर्सिंग सेल कहते हैं। इनका काम है स्पर्मेटोजेनिक सेल को सपोर्ट और नरिशमेंट प्रोवाइड करना। ठीक है, फिर है आपका स्पर्मेटोजेनिक सेल। स्पर्मेटोजेनिक सेल या जर्म सेल प्रेजेंट कहाँ होते हैं? ये सेमिनिफेरस ट्यूबल के अंदर प्रेजेंट होते हैं और इनको प्रीकर्सर सेल ऑफ स्पर्मेटोजोआ भी बोला जाता है, क्योंकि इन्हीं में सेल डिवीजन के बाद क्या बनते हैं? स्पर्मेटोजोआ, इन्हीं सेल से। These cells lie in between Sertoli cells and are arranged in orderly manner in 4 to 8 layers. तो ये कहाँ पर? सर्टोली सेल के बीच में अरेंज रहते हैं कहीं कहीं, और कितनी लेयर्स में? 4 से लेकर 8 लेयर्स में। चिल्ड्रंस में मैं बात करूँ तो टेस्टिस फुली डेवलप नहीं होते, इसलिए स्पर्मेटोजेनिक सेल्स प्रिमिटिव स्टेज पर होते हैं, जिनको हम स्पर्मेटोगोनिया बोलते हैं। विद द ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी स्पर्मेटोगोनिया डेवलप्ड इनटू स्पर्म थ्रू डिफरेंट स्टेजेस। और यही स्पर्मेटोगोनिया प्यूबर्टी आने पर मेल चाइल्ड के अंदर किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? डिफरेंट स्टेजेस से पास होते हुए स्पर्मेटोजोआ में। अब स्पर्मेटोजेनिक सेल्स किस किस स्टेज से पास होते हैं स्पर्म बनने के लिए? तो ये टोटल हमें इसको बांट सकते हैं कि पेरीफेरी से टू द ल्यूमेन ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूबल, ये 3-4 लेयर में अरेंज रहेंगे। स्पर्मेटोगोनिया, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट और स्पर्मेटिड। क्लियर? यानी अगर मैं क्रॉस सेक्शन बनाऊं सेमिनिफेरस ट्यूबल का, ये मान लीजिए सेमिनिफेरस ट्यूबल है, इसके क्रॉस सेक्शन में जब आप देखेंगे तो बीच बीच में क्या मिलेंगे आपको? सर्टोली सेल। ये क्या है? सर्टोली सेल। और इनके बीच में यहाँ पर क्या अरेंज है? ये अरेंज है हमारे स्पर्मेटोजेनिक सेल। तो इसमें जो सबसे पहली वाली लेयर है, सबसे आउटर मोस्ट, इसको स्पर्मेटोगोनियम बोलते हैं। फिर इसके बाद दूसरी लेयर में जो अरेंज रहते हैं उनको प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, फिर लास्ट में जो अरेंज होते हैं वो सेकेंडरी, और बिल्कुल लास्ट पॉइंट पर जो अरेंज होंगे ल्यूमेन की तरफ वो होंगे स्पर्मेटिड। तो ये होता है इसका अरेंजमेंट। धीरे बोला है। चलिए इसके बाद बात करते हैं सर्टोली सेल की। जैसा कि मैंने अभी बताया कि सर्टोली सेल्स आर सपोर्टिंग सेल्स, है ना। सर्टोली सेल कैसे सेल हैं? सपोर्टिंग सेल हैं ये बेसिकली। इनका काम क्या है? इनका काम है स्पर्मेटोजेनेसिक सेल को नर्सिंग, उनको नर्स करना या उनका पालन पोषण करना या उनको सपोर्ट करना। ठीक है, इनको दूसरा नाम क्या है? सस्टेंटाकुलर सेल या नर्स सेल भी इनको कहते हैं। ये लार्ज होते हैं, टॉल होते हैं और इरेगुलर कॉलम्युलर सेल के टाइप में आते हैं। इनका बेसमेंट मेम्ब्रेन ल्यूमेन तक एक्सटेंड करता है। ठीक है, ये कहाँ से कहाँ तक एक्सटेंड करेंगे? ये सर्टोली सेल लार्ज टॉल इरेगुलर कॉलम्युलर सेल एक्सटेंड फ्रॉम बेसमेंट मेम्ब्रेन टू द ल्यूमेन ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूबल। तो ये मान लीजिए बेसमेंट मेम्ब्रेन है और ये ल्यूमेन की तरफ एक्सटेंड करते हैं बेसमेंट मेम्ब्रेन से। क्लियर? अच्छा, इंपॉर्टेंट बात यह है, सेमिनिफेरस ट्यूबल के जर्म सेल सर्टोली सेल से साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन के थ्रू जुड़े रहते हैं। ये कनेक्शन तब तक रहता है जब तक स्पर्म पूरी तरीके से मैच्योर होकर ल्यूमेन में रिलीज ना हो जाए। ये इंपॉर्टेंट बात है। यानी पूरे कोर्स ऑफ डेवलपमेंट में स्पर्मेटोजेनिक सेल या कह सकते हो प्राइमरी, सेकेंडरी और स्पर्मेटिड, ये सभी के सभी मेन सर्टोली सेल से जुड़े रहेंगे टू गेट द न्यूट्रिशन। अब फंक्शन ऑफ सर्टोली सेल को अगर मैं बांटूँ तो बेसिकली पहला फंक्शन साफ समझ में आता है, सपोर्ट, प्रोटेक्शन एंड नरिशमेंट टू द स्पर्मेटोजेनिक सेल प्रेजेंट इन द सेमिनिफेरस ट्यूबल। तो मेन फंक्शन तो यही है, सपोर्ट करना, नरिश करना, है ना, जब तक कि कंप्लीट मैच्योर स्पर्म ना बन जाए। तो पहला फंक्शन हो गया। फिर बात करते हैं, ये सिक्रीट करता है एक एंजाइम जिसका नाम है एरोमेटेज। ये एंजाइम एंड्रोजन को एस्ट्रोजन में कन्वर्ट करता है। इसके बाद ये सिक्रीट करता है एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन। ये टेस्टोस्टेरोन के एक्शन के लिए ज़रूरी है स्पेशली स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस के दौरान। क्लियर? फिर इसके अलावा ये ईबीपी भी रिलीज करता है, एस्ट्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन। ठीक है, ये किस काम आता है? ये एस्ट्रोजन के ट्रांसपोर्ट और फंक्शन को मेंटेन करता है। फिर ये इनहिबिन रिलीज करता है। इनहिबिन का काम है ये एंटी पिट्यूटरी से एफएसएच के रिलीज को इनहिबिट करता है। ठीक है, फिर ये एक्टिविन भी रिलीज करता है। ये इनहिबिन के अपोजिट काम करता है, मतलब एफएसएच रिलीज को इंक्रीज करता है। वो इनहिबिट करता था, ये इंक्रीज करता है। एक और इससे फैक्टर निकलता है जिसको हम बोलते हैं एमआर फैक्टर, एमआरएफ फैक्टर या मुलेरियन रिग्रेशन फैक्टर। फीटस में एमआरएफ या इसको कुछ कुछ बुक्स में एमआईएस भी लिखा रहता है। ये मुलेरियन इनहिबिटिंग सब्सटेंस किस काम आता है? ये रेस्पॉन्सिबल होता है किसके रिग्रेशन के लिए? मुलेरियन डक्ट के रिग्रेशन के लिए एट द टाइम ऑफ सेक्स डिफरेंशिएशन। यानी अगर मुलेरियन डक्ट रिग्रेस नहीं हुई तो वो फीटस जो है वो फीमेल बन जाए, फीमेल जेनाइटल्स उसके अंदर डेवलप हो जाएंगे। ठीक है, तो इनडायरेक्टली ये वोल्फिन डक्ट के डेवलपमेंट को सपोर्ट करता है। लास्ट में एक और टॉपिक दे रखा है यहाँ पर, ब्लड टेस्टिस बैरियर। ठीक है, ब्लड टेस्टिस बैरियर क्या है? देखिए, ब्लड टेस्टिस बैरियर एक मैकेनिकल बैरियर है जो ब्लड को सेमिनिफेरस ट्यूबल से सेपरेट करता है। ये टाइट जंक्शंस के थ्रू एडजेसेंट सर्टोली सेल्स के बीच में बनता है और बेसल मेम्ब्रेन के पास होता है। अगर मैं फंक्शन की बात करूं, ठीक है, यहाँ पे साफ साफ लिखा है, अगर मैं फंक्शंस की बात करूं तो पहला फंक्शन क्या होता है? प्रोटेक्शन ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूबल। अब समझिए क्या होता है,
देखिए बीटीबी या ब्लड टेस्टिस बैरियर टॉक्सिक सब्सटेंस को स्पर्मेटोजेनिक सेल से दूर रखता है। इसके लिए परमिटिव सब्सटेंस कौन कौन से होते हैं? न्यूट्रिएंट है ना, न्यूट्रिएंट हैं, हॉर्मोन्स हैं, जो स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए ज़रूरी है। और ये प्रिवेंट करता है कौन कौन से सब्जेक्ट को? जैसे लार्ज मॉलिक्यूल प्रोटीन, पॉलीसेकेराइड, साइटोटॉक्सिन और मीडियम मॉलिक्यूल लाइक गैलेक्टोज। इनको प्रिवेंट करता है कहाँ जाने से? सेमिनिफेरस ट्यूबुल के अंदर। क्लियर? इसके अलावा देखिए सब्सटेंस प्रिवेंटेड, सब्सटेंस परमिटेड, वही नाम दे रखे हैं, ठीक है? किस किस को रोकेगा, किस किस को जाने देगा। इसके अलावा इंपॉर्टेंट बात यह है, इट प्रिवेंट ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर कैसे? कि ये स्पर्मेटोजेनेसिस के एंटीजेनिक प्रोडक्ट को ब्लड में जाने से रोकता है, जिससे बॉडी का इम्यून सिस्टम को पता चल सके कि स्पर्म को अटैक करना है या नहीं करना। ठीक है, तो आपको पता है कि हमारे ब्लड ग्रुप फीटस का कुछ भी हो सकता है, और वो किस पे? वो दूसरे एक ब्लड ग्रुप के लिए, उस मेल के लिए क्या हो सकता है? एंटीजेनिक। तो इस तरीके से ऑटोइम्यून डिसऑर्डर पे भी प्रिवेंट करेगा। अच्छा, अगर किसी केस में ब्लड टेस्टिस बैरियर ब्रेक हो जाए तो क्या होगा? तो देखिए ट्रॉमा या वायरल इन्फेक्शन में, कौन सा वायरल इन्फेक्शन? मम्स के केस में ये डैमेज हो सकते हैं। जब ये डैमेज होता है तो स्पर्म हमारे कहाँ एंटर करते हैं? इनटू द ब्लड। भाई यहाँ पे क्या हो रहा है? भाई यहाँ पे क्या हो रहा है भाई? और बॉडी का इम्यून सिस्टम इनसे रिएक्ट करता है और एंटीबॉडीज बना देता है। वो एंटीबॉडी बनने से ये जर्म सेल पर अटैक कर सकते हैं और यहाँ पर सारे जर्म सेल डिस्ट्रॉय हो सकते हैं। इसके कारण बड़े होने पर हमें स्टेरिलिटी या इनफर्टिलिटी देखने को मिल सकती है उस मेल चाइल्ड के अंदर। क्लियर? अब बात करते हैं हम फंक्शंस ऑफ टेस्टिस की। तो यहाँ पे हमें एक बात समझ में आती है कि फंक्शन तो दो ही परफॉर्म किए जाते हैं टेस्टिस के द्वारा। एक है गैमेटोजेनिक फंक्शन, जिसका मतलब है स्पर्मेटोजेनेसिस या स्पर्म की फॉर्मेशन कराना, और दूसरा है एंडोक्राइन फंक्शन, है ना, जिसका मतलब है हार्मोन्स को सिक्रीट करवाना। तो पहले हम गैमेटोजेनिक फंक्शन को देखेंगे, उसके बाद हम एंडोक्राइन फंक्शन को डिटेल में पढ़ेंगे। तो गैमेटोजेनिक फंक्शन मतलब गैमेट्स फॉर्मेशन, और गैमेट फॉर्मेशन की प्रोसेस का यहाँ पर नाम होता है स्पर्मेटोजेनेसिस। तो देखिए स्पर्मेटोजेनेसिस क्या है? तो स्पर्मेटोजेनेसिस वो प्रोसेस है जिसमें प्रिमिटिव जर्म सेल या स्पर्मेटोगोनिया जो होता है या स्पर्मेटोजेनिक सेल होता है, उससे एक मैच्योर स्पर्मेटोजोआ बनता है। ये प्रोसेस सेमिनिफेरस ट्यूबुल में होती है, ठीक है, और इसमें अप्रोक्सीमेटली 74 डेज का टाइम लगता है इस प्रोसेस को कंप्लीट होने में। और पूरे डेवलपमेंट में जो आपके स्पर्मेटोजेनिक सेल हैं वो हर स्टेज पर सर्टोली सेल के साथ साइटोप्लाज्मिक अटैचमेंट के थ्रू जुड़े रहेंगे और अपना न्यूट्रिशन लेते रहेंगे और सपोर्ट लेते रहेंगे। ये मेन बात है, ठीक है? ये चार बातें मेन आपको याद रखनी है। फिर इसके बाद है स्टेजेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस, यानी स्पर्मेटोजेनेसिस कौन कौन सी स्टेज में होता है? तो 4 स्टेजेस में ये कंप्लीट होता है। पहली स्टेज का नाम है स्टेज ऑफ प्रोलिफरेशन, दूसरे का नाम है स्टेज ऑफ ग्रोथ, थर्ड मैच्योरेशन एंड फोर्थ ट्रांसफॉर्मेशन। तो 4 स्टेज में ये पूरा होगा। डायग्राम में आप देख सकते हैं, लेकिन डायग्राम हम बाद में डिस्कस करेंगे, पहले हम थ्योरी में देखते हैं स्टेज ऑफ प्रोलिफरेशन में मेनली होगा क्या। तो देखिए स्टेज ऑफ प्रोलिफरेशन समझते हैं क्या मतलब है इसका। तो देखिए स्टेज ऑफ प्रोलिफरेशन का मतलब है कि स्पर्मेटोगोनिया जो एक कैसा सेल है? डिप्लॉयड सेल है ना, यानी जिसके पास 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम है या 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम है, जिसमें 22 ऑटोसोम है और एक सेक्स क्रोमोसोम होता है, ठीक है? ये माइटोसिस से डिवाइड होते हैं और लास्ट जनरेशन में स्पर्मेटोगोनिया प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनाते हैं। ड्यूरिंग दिस स्टेज स्पर्मेटोगोनिया सर्टोली सेल के साथ ल्यूमेन की तरफ माइग्रेट करते जाते हैं, ठीक है? ये सारी बातें यहाँ कवर हो गई, ठीक है? 23 पेयर इंक्लूडिंग 22 क्रोमोसोम, और ये सारी बातें मैंने आपको बताई, ठीक है? अब दूसरी स्टेज है स्टेज ऑफ ग्रोथ। इसको समझिए पहले क्या है। देखिए इसमें क्या होता है? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट साइज में बड़ा होता है ना, नाइस। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट सार्ज साइज में बड़ा हो जाता है और बस ग्रोथ होती है, क्रोमोसोम के नंबर में कोई चेंज नहीं होता। ये इंपॉर्टेंट बात है इस स्टेज की। फिर आती है आपकी थर्ड स्टेज, मैच्योरेशन वाली। इस स्टेज में क्या होता है? तो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट मियोटिक डिवीजन से हैप्लॉइड सेल बनाते हैं। अब प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट कौन सा डिवीजन दिखाता है? मियोटिक डिवीजन, है ना, माइटोसिस नहीं, मियोसिस। और इसीलिए इसको क्या होता है? मियोसिस या मियोटिक या मैच्योरेशन डिवीजन। और ये टोटल 2 फेजेस में होगा। फर्स्ट फेज की अगर मैं बात करूं तो फर्स्ट मियोटिक डिवीजन में 2 सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनेंगे जो हैप्लॉइड होंगे, क्लियर, यानी हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम उनके पास होंगे। इनमें 23 क्रोमोसोम में इंक्लूड करेंगे तो 22 ऑटोसोम होंगे और एक एक्स या एक वाई क्रोमोसोम उसके पास होगा, ठीक है? सेकंड फेज में क्या होगा? जो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट है वो सेकंड मियोटिक डिवीजन शो करेगा और 4 स्पर्मेटिड बनाएगा। कितने? 4 स्पर्मेटिड
जो कैसे होंगे, हैप्लॉइड। अब यहाँ पे हमें दिखते हैं स्टेज ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। स्टेज ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन में कोई फर्दर डिवीजन नहीं होगा, ठीक है। इस प्रोसेस को हम जिसमें स्पर्मेटेड ट्रांसफॉर्म होते हैं स्पर्मेटोजोआ में, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं स्पर्मियोजेनेसिस। और जब ये सर्टोली सेल के साथ डिटैच हो जाएगा तो इसको हम बोलते हैं स्पर्मिएशन, ठीक है। यानी स्पर्मेटेड से स्पर्म का जो ट्रांसफॉर्मेशन है, उस ट्रांसफॉर्मेशन स्टेज में या स्पर्मियोजेनेसिस में कुछ खास चेंजेस देखने को मिलते हैं हमें स्पर्मेटेड के अंदर। जैसे उसके न्यूक्लियर मटेरियल का कंडेंसेशन हो जाता है, गोल्जी बॉडी से एक्रोसोम की फॉर्मेशन हो जाती है, माइटोकॉन्ड्रिया स्पाइरली अरेंज हो जाते हैं इस फिलामेंट, एक्सियल फिलामेंट के आसपास, और टेल डेवलप हो जाती है। रिमूवल ऑफ एक्सेस साइटोप्लाज्म, ठीक है, जो एक्स्ट्रा साइटोप्लाज्मिक मटेरियल है वो भी वहाँ से हट जाते हैं। एक और वर्ड है स्पर्मिएशन, ठीक है। स्पर्मिनेशन का क्या मतलब है? इसका मतलब है प्रोसेस बाय विच मैच्योर्ड स्पर्म रिलीज फ्रॉम सर्टोली सेल इन द ल्यूमेन ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूबल। तो वो प्रोसेस जिसके थ्रू ये अपना अटैचमेंट सर्टोली सेल्स के साथ खत्म कर देते हैं उसको बोलते हैं स्पर्मिनेशन, ठीक है। कुछ बुक्स में स्पर्मिएशन वर्ड भी लिखा रहता है, ठीक है, लेकिन यहाँ लिखा स्पर्मिनेशन। अब हम देखेंगे कौन कौन से फैक्टर हैं जो स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस को अफेक्ट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर स्पर्मेटोजेनेसिस मेनली 3 फैक्टर से अफेक्ट रहती है। पहला है सर्टोली सेल, दूसरा है ग्रुप ऑफ हार्मोन, और इसके अलावा कुछ अदर फैक्टर्स भी हमें देखने को यहाँ पर मिलते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं सर्टोली सेल का क्या रोल होता है स्पर्मेटोजेनेसिस में। तो यहाँ पे मैं आपको क्लियर बता दूं कि इनका पहला काम है सर्टोली सेल का सपोर्ट और नरिशमेंट प्रोवाइड कराना स्पर्मेटोजोआ को, ठीक है, या जर्म सेल्स को। इसके अलावा वहाँ पर लोकल हार्मोन्स और एबीपी यानी एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन को प्रोड्यूस करा के टेस्टोस्टेरोन की एक्टिविटी को बढ़ा देना। और तीसरा है स्पर्म को ल्यूमेन में रिलीज करवा देना मैच्योर होने के बाद, जिसको हम बोलते हैं स्पर्मिनेशन। क्लियर? तो ये 4 चीज़ें हमें यहाँ देखने को मिलती हैं। इसके बाद में अगर हार्मोन्स की बात करूँ तो हार्मोन्स में स्पर्मेटोजेनेसिस कई हार्मोन से इन्फ्लुएंस रहती है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। कुछ समझे दया? हाँ सर, इसका मतलब है इसका मतलब है हर स्टेज के लिए अलग अलग हार्मोन्स होते हैं, ठीक। जैसे स्पर्मेटोजेनेसिस में काम आने सबसे पहले हार्मोन कौन सा? एफएसएच, ठीक है, टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्रोजन, एलएच, जीएच, इनहिबिन, एक्टिविन। टोटल कितने हो गए? 6 हार्मोन आपके काम आने वाले हैं, ठीक है। तो पहले मैं एफएसएच के बारे में बात करता हूँ। एफएसएच स्पर्मेटोगोनिया का प्रोलिफरेशन स्टार्ट करता है और एबीपी और एस्ट्रोजन फॉर्मेशन को स्टिमुलेट करता है। समझ में आ गया? तो इस इनिशिएशन कौन करवाएगा स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस का? एफएसएच। क्लियर? दूसरा, और इंड्यूस कराएगा प्रोलिफरेशन ऑफ स्पर्मेटोगोनिया एंड स्टिमुलेट द फॉर्मेशन ऑफ एस्ट्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन फ्रॉम सर्टोली सेल। ये चीजें हमें समझ में आ गई। फिर दूसरा है टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन क्या करेगा? बाकी की जो स्टेजेस हैं, ठीक है, इनिशिएशन के बाद जो बाकी की स्टेजेस हैं, पहली स्टेज कौन सी थी? इनिशिएशन ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस, ठीक है। तो बाकी रेस्पॉन्सिबल सीक्वेंसिंग रिमेनिंग स्टेजेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस एंड इट इज ऑल्सो रेस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनेंस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस। तो ये स्पर्मेटोजेनेसिस को मेंटेन करवाता है और एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन इस काम को कराने के लिए इसको स्टिमुलेट करता है, ये याद रखना है। तीसरा है एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन फॉर्म होता है टेस्टोस्टेरोन से ही, कहाँ पर? सर्टोली सेल में। किसकी प्रेजेंस में? एरोमेटेज एंजाइम की प्रेजेंस में। और ये भी हमें स्पर्मियोजेनेसिस प्रोसेस के लिए रिक्वायर्ड है, जब स्पर्मेटेड से स्पर्मेटोजोआ बनता है, ठीक है। फिर है आपका ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन या एलएच हार्मोन। ये लीडिंग सेल से टेस्टोस्टेरोन को सिक्रीट करने के लिए, हाँ, ये लीडिंग सेल को टेस्टोस्टेरोन सिक्रीट करने के लिए स्टिमुलेट करता है, ठीक है। इसके बाद है आपका ग्रोथ हार्मोन। ग्रोथ हार्मोन क्या करता है? ये टेस्टिस के मेटाबॉलिक प्रोसेस और स्पर्मेटोगोनिया प्रोलिफरेशन के लिए बहुत ज़्यादा हेल्प करता है और जनरल मेटाबॉलिक प्रोसेस टेस्टिस की उसको मेंटेन करता है। इन पिट्यूटरी ड्वार्फ द स्पर्मेटोजेनेसिस सीवियरली अफेक्टेड। तो जो पिट्यूटरी ड्वार्फिज्म जिनके अंदर देखने को मिलता है उनके अंदर ग्रोथ हार्मोन की कमी की वजह से स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस भी अफेक्ट होती है। फिर बचता है आपका इनहिबिन। इनहिबिन एक पेप्टाइड हार्मोन है और जो ट्रांसफॉर्मेशन ग्रोथ फैक्टर की तरह भी काम करता है। ये सर्टोली सेल से सिक्रीट होता है। फीमेल में इट इज सिक्रीटेड बाय ग्रैन्युलोसा सेल ऑफ फॉलिकल एंड इसका सिक्रीशन जो है वो स्टिमुलेट होता है कौन से हार्मोन से? एफएसएच से, ठीक है।
तो सर्टोली सेल एफएसएच सीक्रेशन को नेगेटिव फीडबैक से रेगुलेट करता है, ये याद रखना है आपको, ठीक। और फिर बात करें मैं इनहिबिन की, तो ये रेगुलेट करता है स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस को बाय इनहिबिटिंग एफएसएच सीक्रेशन थ्रू फीडबैक मैकेनिज्म। इसके अलावा एक्टिविन, ये इनहिबिन के अपोजिट काम करता है। ये क्या करता है, इनहिबिन इन टर्न एक्ट ऑन एंटी पिट्यूटरी इनहिबिट द सीक्रेशन ऑफ एफएसएच लीडिंग टू डिक्रीज इन द पेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस। तो जो काम इनहिबिन करता है उसका जस्ट उल्टा काम कौन करता है, आपका एक्टिविन। यू नो दैट, वेरी गुड बेटा, तब तो तुम सेफ हो, शाबाश शाबाश। तो ये सारी चीजें हमें इस टेबल में साफ साफ समझ में आ रही है कि देखिए, अगर आप ध्यान से नोटिस करें तो स्टेज ऑफ प्रोलिफरेशन की स्टार्टिंग किसने की, एफएसएच और ग्रोथ हार्मोन ने। स्टेज ऑफ ग्रोथ में कौन मेन हार्मोन है, टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन क्योंकि हमने पहले ही पढ़ा था कि बाकी की सारी स्टेजेस में टेस्टोस्टेरोन का अपना रोल रहेगा। फिर ग्रोथ हार्मोन का भी रोल रहेगा, ग्रोथ हार्मोन का भी रोल रहेगा मैच्योरेशन तक। ट्रांसफॉर्मेशन में आपको क्या चाहिए, एस्ट्रोजन, ठीक है। ट्रांसफॉर्मेशन यानी स्पर्मियोजेनेसिस प्रोसेस के लिए कौन सा हार्मोन चाहिए आपको, एस्ट्रोजन, यानी लास्ट स्टेज में हमें एस्ट्रोजन की जरूरत पड़ेगी। इसके बाद बात करते हैं इनहिबिन ऑल्सो इनहिबिट एफएसएच सीक्रेशन इनडायरेक्टली बाय इनहिबिटिंग जीएनआरएच सीक्रेशन फ्रॉम हाइपोथैलेमस। तो इनहिबिट डायरेक्टली तो पिट्यूटरी को अफेक्ट करेगा ही अपने सीक्रेशन के लिए, इनडायरेक्टली ये उसके ऊपर वाले लेवल पर या जीएनआरएच के सीक्रेशन को हाइपोथैलेमस से उसको भी इनहिबिट कर देता है, ठीक है। फिर लास्ट बचता है एक्टिविन। एक्टिविन भी एक पेप्टाइड हार्मोन है जो गोनेट में ही रिलीज होता है इनहिबिन के साथ साथ। इसकी एग्जैक्ट लोकेशन सीक्रेशन की नहीं पता है, लेकिन ये बताया जाता है कि सर्टोली सेल और लीडिंग सेल दोनों से ही ये सीक्रेट होता है। इसका जो रोल है मेनली इनहिबिन के जस्ट अपोजिट है, इंक्रीज द सीक्रेशन ऑफ एफएसएच एंड एक्सीलरेट द स्पर्मेटोजेनेसिस। क्लियर। इसके अलावा अदर फैक्टर जो स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए बहुत जरूरी है, उसके लिए पहला है इंक्रीज इन बॉडी टेम्परेचर। अगर बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाए तो स्पर्मेटोजेनेसिस नहीं होगी या अफेक्टेड रहेगी। टेम्परेचर स्क्रोटम का हमेशा मेन बॉडी टेम्परेचर से 2 डिग्री लेस होना चाहिए, क्योंकि लो टेम्परेचर इज एसेंशियल फॉर स्पर्मेटोजेनेसिस। जब कभी भी स्पर्मेटोजेनेसिस अफेक्ट होगी उसका एक कारण होता है हाई टेम्परेचर। इट इज़ वेरी कॉमन इन क्रिप्टोऑर्काइडिस और अनडिसेंडेड टेस्टिस, बिकॉज वो बॉडी कैविटी के अंदर होते हैं, है ना, एब्डोमेन में होते हैं। तो एब्डोमेन में जो बॉडी का मेन टेम्परेचर है उसकी वजह से स्पर्मेटोजेनेसिस नहीं होगी। तो इन द क्रिप्टोऑर्काइडिस द टेस्टिस आर इन एब्डोमेन वेयर द टेम्परेचर इज ऑलवेज हायर देन दैट ऑफ स्क्रोटम, ठीक है। ए हाई टेम्परेचर इन एब्डोमेन कॉज डीजनरेशन ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूबुल एंड स्टॉपेज ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस। इसके अलावा कुछ डिसीज हैं जैसे इन्फेक्शियस डिसीज मम्स, इसमें डीजनरेशन होता है सेमिनिफेरस ट्यूबुल की वॉल का, और उसमें क्या हो जाता है, ब्लड टेस्टिस बैरियर ब्रेक हो जाते हैं, जिसकी वजह से स्पर्म ब्लड में पहुंच जाते हैं और ऑटो इम्यूनिटी डेवलप हो जाती है और स्पर्मेटोजेनेसिस कंप्लीटली स्टॉप हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे फीडबैक रेगुलेशन में आपको इनहिबिन में क्या याद रखना है, बस यही याद रखना है कि एफएसएच सर्टोली सेल को स्टिमुलेट करता है जिससे स्पर्मेटोजेनेसिस इंक्रीज हो जाती है। सर्टोली सेल इनहिबिन रिलीज करते हैं जो एंटी पिट्यूटरी में एफएसएच को इनहिबिट करता है और स्पर्मेटोजेनेसिस पेस को कंट्रोल करता है। तो ये एक मेन टॉपिक हमारा कवर हुआ। नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे एंडोक्राइन फंक्शन ऑफ टेस्टिस।